क्या 140 करोड़ की आबादी वाले देश भारत में हिंदू आजादी से जी भी नहीं सकते? क्या जिस भारत में 80% हिंदू हैं वहां उन्हें इलाका और मोहल्ला देखकर जाना पड़ेगा? आज ये सवाल देशहित में मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इसके पीछे का कारण है देश का वो शहर जहां जय श्री राम बोलने पर से कट्टरपंथी जो हैं वो हिंसक हो गए, पत्थर बरसा रहे। सोचिए, जरा सोचकर देखिए कि आपने अपने ही देश में जय श्री राम बोला और गुनाह हो गया। ये पहली बार नहीं है जब हिंदुओं को इस तरह की हिंसा का सामना करना पड़ा हो। देश के अलग अलग कोनों से इस तरह के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। जब हिंदुओं ने मुस्लिम मोहल्ले में जुलूस निकाला तो भाईजान ने पत्थर चला दिए। हिंदुओं ने पूजा पाठ की तो कट्टर गैंग ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। मुस्लिम मोहल्ले में अगर हिंदू ने अपना त्योहार मना लिया तो पत्थर गैंग एक्टिव हो गया। अब सनातनियों ने जय श्री राम बोला तो मियाँ भाई पत्थर चलाने लगे। ये हुआ है मध्य प्रदेश के सीहोर में। यहाँ पत्थरबाज गैंग जय श्री राम के जवाब में अल्लाहू अकबर बोला और पत्थर चला दिया। बीती रात इतना बवाल काटा गया कि अब मोहन फोर्स को योगी वाला बुलडोजर बुलाना पड़ेगा। इतने पत्थरों का जखीरा ये इकट्ठा किया गया है और ये पत्थर फेंके गए थे। आस्था में पहुंचते ही 25 से पत्थर आने चालू हो गए हैं। फिर चलाए पत्थर, फिर पत्थर चलाए, फिर पत्थर चलाए। कल के जो वीडियोस हैं जिसमें नारेबाजी हो रही थी और जो भड़काऊ बातें आ रही थी, कुछ लाइव चल रहे थे, तो उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं आगे। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। हर कट्टरपंथी का इलाज योगी के बुलडोजर से होगा। तनावपूर्ण माहौल है आस्था में। ये देखिए फिर से पत्थरबाजी चालू कर दी इन्होंने। तोड़फोड़ हुई है। मैं आपको पहले यहाँ पर दिखाता हूँ एटीएम में तोड़फोड़ किस तरीके से की गई है। सामने आपको मस्जिद नजर आएगी जहाँ से कहा जा रहा है कि पत्थर मारे गए। कट्टरपंथी चाहते क्या है? बवाल कटा है। कोई कह रहा है मस्जिद से पत्थर चले, कोई कह रहा है मुस्लिम पक्ष पत्थर मारे। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को टारगेट किया है। आप यहीं पर थे जब विवाद हो रहा था? हाँ। क्या विवाद हुआ था? ये दुकान है मेरी सामने। किसके बीच में विवाद हुआ था? कोई बाथरूम करने गया था लड़का, उसको कोई ने मारा था उस मोहल्ले वाले ने। कोई कह रहा है मस्जिद से पत्थर चले। हाँ, उधर से भी चल रहे, सब दोनों से। मस्जिद से पत्थरबाजी? हाँ, और क्या खूब मारा है क्या? हम बहुत गदर था सर, क्या करें। जय श्री राम बोलने पर पत्थर से हमला किया है। पार्किंग को लेकर मामूली विवाद हुआ तो कट्टरपंथियों ने हाथों में पत्थर उठा लिए। रात के अंधेरे में सड़कों को सुलगा कर रख दिया, जिसके बाद से हिंदुओं में आक्रोश है। ये पत्थर चला रहे हैं सिर्फ। जय श्री राम के नारे हिंदुस्तान में नहीं तो पाकिस्तान में लगेंगे क्या? रोड पे भी आके हमें हिंदुओं को टारगेट क्यों करा जा रहा? फिर हर गली चौराहे पे नारे लगेंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें कुछ घंटों पहले की हैं, जब मुस्लिम मोहल्ले में उपद्रवी कुछ हिंदुओं को दौड़ा रहे थे, उन पर पत्थर बरसा रहे थे। बड़ी संख्या में लोग सड़क पर थे, लोगों के हाथों में लाठियां थी, पत्थरबाजी की जा रही थी। पूरा आस्था में हमारे भाइयों के साथ मारपीट भी हुई है और उनके गाड़ियों के भी कांच फोड़े हैं और असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थरबाजी भी करी हमारे भाइयों के जान से। हालात इस कदर बिगड़े हुए थे कि पुलिस फोर्स को कट्टरपंथियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। एफआईआर लॉन्च कर ली गई है। जो असामाजिक तत्व थे उनको चिन्हित करके और एफआईआर लॉन्च कर ली गई, कार्रवाई की जा रही है। 83 जो अश्रु गैस के गोले हम लोगों ने छोड़े। कल के जो वीडियोस हैं जिसमें नारेबाजी हो रही थी और जो भड़काऊ बातें आ रही थी, कुछ लाइव चल रहे थे, तो उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं आगे। ये घटना मध्य प्रदेश के सीहोर के अलीपुर शेखपुरा मोहल्ले की है। जी मीडिया के कैमरे पर सड़कों पर पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं, जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या यहाँ पत्थरबाजी के पीछे पूरी प्लानिंग की गई थी? इतने पत्थरों का जखीरा ये इकट्ठा किया गया है और ये पत्थर फेंके गए थे। कोई कह रहा है मस्जिद से पत्थर चले, कोई कह रहा है मुस्लिम पक्ष पत्थर मारे। सवाल उठता है कि 2-2, 3-3 किलो के इतने सारे पत्थर आए कहां से? क्या कट्टरपंथी गैंग इन पत्थरों को ऐसे हालात के लिए पहले से ही जमा करके रखती है? ये नजर आएंगे, इतना बड़ा एक हाथ से उठाना मुश्किल हो रहा है और वो कैसे थ्रो करके मारा होगा, मतलब मैं तो ये अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूं।
और ऐसे लगता है जैसे कोई ट्रेंड है पत्थर फेंकने में। जी न्यूज़ की टीम ने इलाके के लोगों से जानने की कोशिश की कि रात को आखिर हुआ क्या था। चश्मदीदों का कहना है कि वहां मौजूद मस्जिद से भी पत्थर चलाए गए हैं। कहाँ से चले थे पत्थर, किस तरफ से? उस तरफ से? हाँ, सामने से। वो मस्जिद है सामने, दरवाजा बंद कर हमने पत्थर फेंके। भाईजान ने तो भारत में ही हिंदुओं के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींचने की धमकी दे डाली। गालियाँ बक रहे थे, बस जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, गालियाँ बक रहे थे और यहाँ तक आ गए थे पूरे सब इकट्ठा होकर के, औरतों को सबको गालियाँ बक रहे थे। सब मियाँ भाई का मेला है। भाई जिसको भी नारे लगाना है, आप भाई नारे लगाना अपने को सड़कों पे लगाओ। भाईजान खुलेआम कह रहे हैं कि मुस्लिम मोहल्ले में जय श्री राम के नारे लगाने का क्या मतलब है। ये बयान अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। इसलिए अब सीहोर के हिंदू कट्टरपंथियों पर योगी स्टाइल में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इनके ऊपर मतलब कार्रवाई होना चाहिए, यूपी स्टाइल में होना चाहिए, इनकी कार्रवाई होना चाहिए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बहराइच में योगी राज में गोपाल के दोषियों को तो सजा सुना दी गई है, अब बारी सीहोर के कट्टरपंथी पत्थरबाजों की है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, सीहोर। कोडेन कफ सिरप मामले को लेकर यूपी की विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। एसपी मुखिया अखिलेश यादव के विधायकों की फौज बुलडोजर एक्शन की मांग को लेकर के हल्ला बोल रही थी। सीएम योगी का पारा लगातार चढ़ता जा रहा था। कह दिया उन्होंने कि बुलडोजर एक्शन होगा और जरूर होगा, लेकिन जब बुलडोजर चलेगा तो चिल्लाने मत बैठ जाना। योगी ने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि कोडीन माफिया के साथ समाजवादी पार्टी के तार जुड़ते दिख रहे हैं। यानी योगी बुलडोजर भी चलाएंगे और चिल्लाने भी नहीं देंगे। जो माफिया है उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। पूरी सरकार लगी है कि उसको और कैसे बचाया जाए। इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। जितने लोग हैं उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत। माफियाओं पर माफियाओं पर योगी का इशारा हो गया है, बुलडोजर ने आस्तीनें चढ़ा ली है। योगी जो ही रेडी स्टेडी गो बोलेंगे, बुलडोजर मिशन पर निकल पड़ेगा। मामला जहरीले कोडेन कफ सिरप का है, जिसे लेकर पिछले काफी वक्त से समाजवादी पार्टी ने हंगामा मचा रखा है। आज भी विधानसभा परिसर में पार्टी के विधायकों ने कोडेन मामले को लेकर हंगामा किया। सदन के भीतर भी आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग उठाई, जिसका जवाब सीएम योगी ने दिया। एनडीपीएस के तहत, गैंगस्टर के तहत माननीय सरकार बुलडोजर में माहिर है, लेकिन बुलडोजर पता नहीं कहां चला गया, ड्राइवर सो गया। चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत दो। कोडेन कफ सिरप मामले को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच पिक्चर वॉर भी देखने को मिली। सीएम योगी ने इस मामले के आरोपी अमित यादव के साथ एसपी मुखिया अखिलेश यादव की तस्वीर दिखाते हुए तंज कसा, तो समाजवादी पार्टी भी इस मामले के आरोपियों के साथ बीजेपी नेताओं और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तस्वीर निकाल लाई। अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना? ये तो है ना? ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है कि अमित यादव समाजवादी पार्टी के योजन सभा से जुड़ा हुआ है, आपका पदाधिकारी है और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। सुन लीजिए भाई, सच हमेशा कड़वा होता है। ये भाजपा से जुड़े हुए हैं तार। ये देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और ब्रजेश पाठक जी के साथ ये माफियाओं के फोटो, अभी मुख्यमंत्री जी के साथ के फोटो भी बता रहे थे, कोई जानकारी दे रहे थे। अगर वो भी मिलेंगे तो उनको भी आपके पास तक लाने का काम करेंगे। कोडेन कफ सिरप मामले को लेकर योगी सरकार लगातार एक्शन में है। अब तक 79 केस दर्ज किए गए हैं, 225 लोग नामजद किए गए हैं, 78 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 134 फर्मों पर छापेमारी की गई है। सीएम योगी का दावा है कि कोडेन माफिया के तार समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि मामले में बीजेपी नेता शामिल है, इसीलिए जांच में हीला हवाली हो रही है। सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां।
तो आपको फतिया पढ़ने की लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। ये व्यापार, ये भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत नजदीकी से सत्ता संरक्षित लोगों के पास हैं। कोडेन सिरप केस में अब तक कई बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। इस मामले में मास्टरमाइंड माना जा रहा शुभम जायसवाल फरार है। शुभम के पिता भोला जायसवाल फिलहाल जेल में हैं। शुभम का पार्टनर अमित सिंह पुलिस की गिरफ्त में है। एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह गिरफ्तार है। गोदाम संचालक और डिस्ट्रीब्यूटर विभोर और विशाल बेल पर है। कोडिंग पर मचे सियासी घमासान के बीच सीएम योगी ने सदन में कहा कि इस खेल का एक भी मोहरा नहीं बचेगा। माफिया के खिलाफ कार्रवाई कैसे होती है, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से अच्छा कोई दूसरा उसका जो है जानकार नहीं होगा। समाजवादी पार्टी तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह पहले से परिचित है कि कैसे माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी की तड़पड़ाहट वह हम उसके माध्यम से समझ सकते हैं। इस चेतावनी के साथ कोडेन केस में सीएम योगी का बुलडोजर वाला अल्टीमेटम आ चुका है और अब कभी भी जहरीले सिरप वाले माफिया की संपत्ति पर पीले पंजे का प्रहार शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हर बार नया साल आने से पहले लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, ये तय करते हैं कि अगले साल को कैसे बेहतर बनाना है। लेकिन योगी फोर्स के धुरंधरों ने प्री न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले लिया है, जिसके तहत योगी की पुलिस ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रही है। बीती रात भी यूपी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ जोरदार चौका मारा है और कई इनामी बदमाशों को धर दबोचा। अब उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम सुन करके या अपराधी नाम सुन करके भागता। अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। अपराधी लंगड़ा रहा है, अपराधी दर्द से कराह रहा है, अपराधी कुछ बोल नहीं पा रहा। आपके टीवी स्क्रीन पर 25,000 रुपए का इनामी है। योगी के धुरंधर उनके निर्देशों पर सूबे से अपराध के सफाई के मिशन में जुटे हैं। यही कारण है कि योगी फोर्स ने बीती रात अपराध के खिलाफ चौका मारा। गाजियाबाद में योगी फोर्स के कंधों पर लटका यह आरोपी शातिर चोर है। गाजियाबाद पुलिस ने बीती रात 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों अफसर और शहजाद को धर दबोचा। अफसर पर अलग अलग राज्यों में लूट और चोरी के करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज। 11 दिसंबर को अफसर और शहजाद ने शिवम नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या की थी, जिसके बाद पुलिस इनकी तलाश में तेजी से जुटी थी। देखिए, ये बदमाश आज लगड़ा कर चल रहा है, लेकिन जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान इसे रोकने का इशारा किया तो मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने योगी की पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी और दूसरे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को बदमाशों के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस मिला। पर लोनी टोल प्लाजा के निकट सर्विस लेन पर चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान ये दोनों संदिग्ध आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रोक कर पकड़ने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया। जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग में इनमें से एक अभियुक्त अफसर के पैर में गोली लगी तथा दूसरा अभियुक्त जो शहजाद है उसे भी गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद की तरह भदोही में भी योगी फोर्स ने 25,000 के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। कौशाम्बी से 5 बदमाश पकड़े गए हैं और देवरिया में मुठभेड़ में गौ तस्करों को धर दबोचा गया है। भदोही में जिस 25,000 के इनामी को पुलिस ने पकड़ा, उस पर भदोही और प्रयागराज समेत कई जनपदों में करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस मुठभेड़ हुई है जिसमें ये घायल हुआ है। अभी इसको अस्पताल में भर्ती किया गया है। आज इसका न्यायिक अभिरक्षा में इसको भेजा जाएगा और इसके साथ और भी साथी कौन कौन थे और अन्य घटनाओं में किसमें शामिल रहा है उसके बारे में जानकारी की जा रही है। कौशाम्बी में भी योगी फोर्स ने सर्द रात को बदमाशों के लिए तब गर्म कर दिया, जब लंबे समय से लूट और छिनैती की वारदात को अंजाम देने वाले अंतर जनपदीय लुटेरा गैंग के सदस्यों को धर दबोचा गया। पुलिस टीम चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान 3 बाइकों पर सवार 5 संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने घेराबंदी की तो एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागने लगा। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो उसने फायरिंग की, जिसके बाद मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लग गई। देवरिया में पकड़े गए इस गौ तस्कर को भी समझ में आ गया होगा कि सीएम योगी की बात को हल्के में लेने के बाद हश्र क्या होता है। राम और कृष्ण के देश में गौ हत्या को हम कतई नहीं होने देंगे, कतई नहीं होने देंगे और गौ हत्यारों को किसी भी दिशा में आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे।
पुलिस मुठभेड़ में गौ तस्कर भोलू यादव लंगड़ा हो गया है। इसने गौ तस्करी से तौबा करने की ठान ली है। साफ है, योगी फोर्स नए साल की शुरुआत से पहले अपराधियों को लगातार डांप रही है। कभी चौका तो कभी छक्का जड़ रही है। मंशा 2026 में यूपी को अपराध मुक्त घोषित करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महिला और बेटियों की सुरक्षा को लेकर योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस नीति पर चलते हैं। जिस किसी ने बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ की, मतलब वो या तो लंगड़ा हुआ या फिर ऊपर पहुंचा दिया गया। बरेली के तहसीन ने भी योगी के नियमों की अनदेखी की थी। फिर क्या हुआ, वो आप हमारी इस अगली रिपोर्ट में देखेंगे तो पता चलेगा। लंगड़ी चाल, हाथ जुड़े हुए, आवाज में कपकपी। मैंने कल एक महिला के साथ छेड़छाड़ की थी। जब योगी का डंडा चलता है तो चाल कुछ इसी तरह की हो जाती है। इस शख्स का नाम क्या है और इसका गुनाह क्या है, ये खुद अपनी जुबान से कबूलेगा। मेरा नाम तहसीन है। मैंने कल एक महिला के साथ छेड़छाड़ की थी और मैं खतौना का रहने वाला हूँ। मैं आज के बाद किसी महिला के साथ छेड़छाड़ नहीं करूँगा। बरेली के इज्जत नगर थाने के भीतर लंगड़ा रहे तहसीन ने एक बेटी की इज्जत पर हमला करने की कोशिश की थी। सिर्फ 12 घंटे के भीतर तहसीन के गुनाहों का हिसाब हो गया। अगर कोई बेटी कहती है कि मेरी सुरक्षा को खतरा है तो उस बेटी को सुरक्षा प्रदान करो। सुरक्षा जिससे खतरा है उसको वहीं पे सबक सिखाओ। योगी ने जो कहा हूबहू वैसा योगी फोर्स अमल में भी ला रही है। इसीलिए बरेली का ये दुशासन अब अपने किए की माफी मांग रहा है। मैं आज के बाद किसी महिला के साथ छेड़छाड़ नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दिया जाए। इससे पहले भी बरेली में बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों को योगी फोर्स सबक सिखाती आई है। हमें माफ कर दो, सारी लड़कियां हमारी बहनें हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। बरेली में तहसीन रजा का तो मुंबई में अख्तर नवाज का हिसाब हुआ है। अख्तर तहसीन के मुकाबले उम्र में आधा है, लेकिन उसकी गुस्ताखी उससे दोगुनी है। पुलिस के शिकंजे में आए इस शख्स का नाम है अख्तर नवाज। इसने एक हिंदू बेटी की जान लेने की कोशिश की है। घटना मुंबई के लोकल ट्रेन की है। 50 साल का अख्तर पहले तो मुंबई की लोकल ट्रेन की महिला बोगी में जबरदस्ती चढ़ गया और जब एक 18 साल की हिंदू बेटी ने इसका विरोध किया तो उसने चलती ट्रेन से उसे धक्का दे दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद आरोपी उतरकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सतर्क यात्रियों ने उसे दबोच लिया और रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया। ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ के आगे निकल गई थी। उसी का उसको गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद उसने अपने कंप्लेनेंट को नीचे धकेल दिया। वो ट्रैक में गिर गई। उसके बाद में कॉलर ने कॉल करते ही खांदेश्वर स्टेशन में उसको पुलिस ने ताबड़तोड़ ताबे में लिया और उसके ऊपर फिर्यादी का कंप्लेनेंट का औषध उपचार करने के बाद कंप्लेनेंट लिया गया। गंभीर गुनाह के उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए। अख्तर और तहसीन तो अब अपने गुनाहों का हिसाब भुगतेंगे, लेकिन यूपी हो या महाराष्ट्र, जो भी बेटियों पर हमला करेगा उसका बदला भी उसे चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंदू बेटियों के कुछ गुनहगारों को तो सबक मिल गया, लेकिन कुछ का हिसाब होना अभी बाकी है। जिनका हिसाब बाकी है वो उस छलावा गैंग से जुड़े हैं जो अपनी पहचान छिपाकर धर्म परिवर्तन वाला खेल खेल रहे हैं। यूपी के लखनऊ और एमपी के सागर में इस गैंग के 2 सदस्यों ने हिंदू बेटियों पर ऐसा अत्याचार किया कि वो मौत के मुहाने पर पहुंच गए। अब छलावा गैंग के खिलाफ हिंदुओं का आक्रोश फूटने लगा है। हिंदू संगठन गुस्से से उबल रहे हैं, खून खौल रहा है। यूपी के लखनऊ से लेकर एमपी के सागर तक आक्रोश की आग भड़क रही है। वजह है हिंदू बेटियों के साथ हुआ अत्याचार। ऐसा अत्याचार जिसने दोनों बेटियों को मौत के मुहाने पर ले जाकर खड़ा कर दिया। हिंदू संगठनों के गुस्से की वजह है छलावा गैंग। वो गैंग जो पहचान बदलकर हिंदू बेटियों का धर्म परिवर्तन कराने का गंदा खेल खेल रही है। देश के 2 बड़े शहरों में छलावा गैंग की करतूत सामने आई है। यूपी की राजधानी लखनऊ और वहां से 516 किलोमीटर दूर एमपी के सागर में जबरन धर्म परिवर्तन कराकर हिंदू बेटियों को मुस्लिम बनाने की कोशिश की गई।
लखनऊ के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में एक मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टर ने हिंदू महिला रेजिडेंट डॉक्टर को अपनी बदनीयती का शिकार बनाने की कोशिश की। पहले से शादीशुदा मुस्लिम डॉक्टर ने ये बात छिपाते हुए हिंदू डॉक्टर से रिश्ता जोड़ा और फिर उस पर धर्म बदलने का दबाव डालने लगा। उसे इतना परेशान किया कि उसने आत्महत्या की कोशिश कर डाली। इस खुलासे के बाद अब हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा है। पीड़ित महिला रेजिडेंट डॉक्टर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है और हिंदू संगठन अब आरोपी डॉक्टर को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, उस बच्ची को विश्वास दिला चाहते हैं और देश में रहने वाले प्रत्येक हिंदू मीडिया को विश्व हिंदू परिषद ये एहसास कराना चाहते हैं कि हम उसके भाई हैं, उसके परिवार के लोग हैं, वो अकेले नहीं है यहाँ। अगर किसी प्रकार का कृत्य अगर किया जाएगा लगातार ऐसे जिहादियों द्वारा तो हम ईट सेट बजाने का काम करेंगे, चाहे कोई हो। हमारा क्लियर है मामला कि हमारी मांग साफ साफ है कि उस रमीज मलिक नामक छात्र को विश्वविद्यालय में बर्खास्त किया जाए, उसका एडमिशन निरस्त किया जाए। हम इसके अलावा किसी प्रकार की और मांग में चर्चा नहीं करना चाहते हैं और बुर्का पहन करके मुंह ढक करके आना प्रत्येक विश्वविद्यालय में बैन करना चाहिए। इनकी पहचान छुपा के लोग आते हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में बम विस्फोट घटना हो गई, ये डॉक्टर नहीं है। लगातार बांग्लादेश में आप देखिए किस बार घटना हो रही है। हिंदू संगठन केजीएमयू प्रशासन पर मामले को दबाने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और आरोप सही पाए जाते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच पीड़ित महिला डॉक्टर ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई और राज्य महिला आयोग से इंसाफ की गुहार लगाई है। उसका धर्म परिवर्तन करने के लिए बहुत बार दबाव बनाया गया और मेरा बस इतना ही मानना है कि ऐसे लव जिहादियों को की जो ये मानसिकता है इसका अंत करने का अब समय आ गया है हमारे पास। और सारे लव जिहादियों को मैं अपनी तरफ से आगाह करना चाहती हूँ कि अगर इन्होंने ये सब बंद नहीं किया तो इनको हम सभी लोग ढंग से राख में मिलाने का प्रयास करेंगे। लखनऊ ही नहीं बल्कि एमपी के सागर में भी छलावा गैंग की करतूत पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। यहाँ चंद रोज पहले एक मुस्लिम युवक ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक हिंदू युवती को जिंदा जला दिया। आरोप है कि आरोपी हिंदू बेटी पर धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव बना रहा था। इस मामले में अब तक आरोपी की गिरफ्तारी न होने से हिंदू संगठन भड़के हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गृह मंत्रालय है, उन तक से मेरी अपील है कि कृपया इस मामले को गंभीरता से लें, उठाएं। नहीं तो आज तो हम लोग केवल जा रहे हैं, अगली बार तो हम लोग सूचना भी नहीं देंगे और जो होगा वो पूरा शहर देखेगा। कुछ लोग यहाँ पे आके माहौल खराब करना चाह रहे थे, बाहरी लोग, उन लोगों का हम लोगों ने रोक के उन लोगों को समझाइश दी है। यदि हम पुलिस प्रशासन से संतुष्ट नहीं है तो हम एसपी कलेक्टर साहब के यहाँ जाके आवेदन देंगे। यूपी और एमपी में लव जिहाद के खिलाफ कानून बना हुआ है, लेकिन बावजूद इसके कट्टरपंथी गैंग हिंदू बेटियों को अपना शिकार बनाने की नापाक साजिशों को अंजाम देने में जुटा है। इसीलिए हिंदू संगठन अब छलावा गैंग पर बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहा है। ऐसा न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सनातनी त्योहार के दौरान आपने कट्टरपंथी साजिश तो कई बार देखी होगी, लेकिन अब कैंडल गैंग अपने त्योहार पर जबरन हिंदुओं पर थोप रहा है। ऐसी एक साजिश बेनकाब होने के बाद हर सनातनी यही पूछ रहा है कि मेरे कान्हा को सेंटा क्यों बनाया। जी हां, दावा किया जा रहा है कि कान्हा की नगरी मथुरा में चोरी छिपे लड्डू गोपाल की सेंटा वाली ड्रेस बेची जा रही है, जबकि शॉपिंग वेबसाइट्स ये खेल खुलेआम खेल रही हैं। कान्हा की नगरी मथुरा, जहां बांसुरी की धुन गूंजती है, जहां यमुना की लहरें कान्हा की लीलाओं की गवाही देती हैं, उसी पवित्र नगरी में क्रिसमस से पहले कान्हा के प्रेमियों से बड़ी साजिश की जा रही है। कान्हा को सेंटा क्यों बना दिया? क्रिसमस की चमक दमक में कुछ दुकानदारों ने लड्डू गोपाल को वो पोशाक पहना दी जिससे कृष्ण भक्तों की आस्था को गहरी ठेस लग रही है। मथुरा वृंदावन की गलियों में चोरी छिपे कान्हा को सेंटा बनाकर बेचा जा रहा है। कोई सनातनी कान्हा को सेंटा के रूप में देखकर भड़क ना उठे, इसलिए छिपते छिपाते कान्हा की सेंटा ड्रेस बेची जा रही है। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर धड़ल्ले से कान्हा के साथ भद्दा मजाक हो रहा है। लड्डू गोपाल को सेंटा वाले कपड़े में दिखाकर तरह तरह के सेंटा वाले कपड़े बेचे जा रहे हैं। पिछले साल भी ऐसी साजिश हुई थी जब लड्डू गोपाल को सेंटा की लाल पोशाक और टोपी पहनाई गई थी तो संत का गुस्सा फूट पड़ा था।
सेंटा की ड्रेस तो वो क्या है कि आ तो रही है, मगर क्या है कि इस टाइम ज्यादा डिमांड नहीं है सेंटा की ड्रेस की, तो इसलिए हम रख नहीं पा रहे हैं। मार्केट में सेंटा की पोशाक रहती है और सेंटा में जैसे कलर चलते हैं रेड और व्हाइट, तो जो रेड और व्हाइट कलर की ऊन की हो, सेंटा की सिल्क में, सलीन में, सब तरह की आती हैं और चलती हैं मार्केट में, पर वो इसी समय चलती हैं 5-7 दिन, 15 दिन बस। कैमरे के सामने दुकानदार दावा कर रहे हैं कि इस बार वो सेंटा वाली पोशाक नहीं बेच रहे, लेकिन ऑफ द कैमरा ये भी मान रहे हैं कि जो लोग ड्रेस की मांग कर रहे हैं उन्हें चोरी छिपे ड्रेस दिलाई जा रही है। फादर गैंग की ये विधर्मी साजिश सिर्फ हिंदू तीर्थों तक सीमित नहीं है। सनातन की नई पौध को सेंटा वाली ड्रेस से बरगलाया जा रहा है। स्कूलों में जबरन क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसे में अब हिंदू संगठनों ने इस साजिश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सहारनपुर में तो बजरंग दल ने मांग की है कि 25 दिसंबर को स्कूलों में क्रिसमस डे की बजाय बाल गौरव और सुशासन दिवस मनाया जाए। 25 दिसंबर को श्रद्धेय भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी जी वाजपेयी का जन्मदिन भी हम लोग मनाते हैं, उनके प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। मालवीय जी की जन्म जयंती है, उसके रूप में ये 25 दिसंबर मनाना चाहिए। वंदे मातरम देश की भक्ति का गीत है, लेकिन कई लोग इसमें धर्म देखने लगे। आज योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम पर एक लाइन से उन सबको सुना दिया जो वंदे मातरम गाने का विरोध कर रहे थे और जिन्होंने वंदे मातरम को बरसों तक भारतीयों से दूर रखा। अब तो योगी ने कह दिया है कि वंदे मातरम विरोधियों को देश से माफी मांगनी ही होगी। इसमें समाजवादी पार्टी राष्ट्रगीत केवल एक गीत नहीं है, हम भारतीयों के लिए एक संस्कार भी है। वंदे मातरम किसी मत, पंथ या संप्रदाय का गीत नहीं है, ये संपूर्ण भारत की आत्मा का स्वर है। वंदे मातरम धरती माता की वंदना है, भारतीय आत्मा की पुकार है। इसके साथ किया गया समझौता एक गीत का अपमान नहीं, ये भारत के राष्ट्रबोध का अपमान था और उस पर किया गया एक क्रूर प्रहार है। आज कुछ लोग उसी विभाजनकारी पौधे को सींच रहे हैं। 1937 में हुआ था वही जहर फिर से देश के अंदर घोलने का प्रयास हो रहा है। तब राष्ट्रगीत को निशाना बनाया गया, आज राष्ट्रभाव को इसका निशाना बनाने का प्रयास हो रहा है। जाने अनजाने में आज वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, इस राष्ट्रगीत का विरोध कर रहे हैं, उसका बहिष्कार कर रहे हैं। उन्हें इस देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। मुनीर की जुबान से फूटता ये एक एक शब्द इस बात का गवाह है कि ऑपरेशन सिंदूर के 8 महीने गुजरने के बाद भी इस जंग की करारी चोट को वो अब तक भुला नहीं पाया है। अब वो खुले मंच से कबूल कर रहा है कि अगर भारत के इस ऑपरेशन के दौरान अल्लाह की मदद न मिली होती तो अंजाम और बुरा होता। मुनीर हमेशा दावा करता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने भारत के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसका नाम उसने अरबी शब्द बुनियान उल मुरसूस रखा था। इसी का जिक्र कर मुनीर अल्लाह का शुक्रिया अदा करता नजर आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से तो मुनीर बच गया, लेकिन अब जो हालात उसके अपने मुल्क में बन रहे हैं वो पाकिस्तान के टुकड़े होने से नहीं बचा सकते। बलूचिस्तान जल रहा है, गिलगित बाल्टिस्तान सुलग रहा है, खैबर से भी विरोध की आवाजें लगातार उठ रही हैं। पाकिस्तान के ये 3 इलाके आज़ादी मांग रहे हैं। आज़ादी मुल्ला मुनीर की फौज के जुल्म सितम से, आज़ादी पाकिस्तानी हुक्मरानों के जुल्म से। जाहिर है पाकिस्तान टुकड़ों में बंटने वाला है, टूटने वाला है। पाकिस्तान के अपने घर में तो आग लगी ही है, अफगानिस्तान से पंगा लेकर उसने अलग ही मुसीबत मोल ले रखी है। टीटीपी के लड़ाके आए दिन मुनीर की फौज का कत्लेआम कर रहे हैं। जिस तरह के हालात हैं उससे घबराया मुनीर अब बहकी बहकी बातें करता हुआ नजर आ रहा है। ये बयान मुनीर ने इसी महीने की शुरुआत में नेशनल उलेमा और मसाइफ कॉन्फ्रेंस में दिया था। इस दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सहित बड़ी संख्या में इस्लामिक मौलाना और स्कॉलर्स मौजूद थे। इस कॉन्फ्रेंस का वीडियो अब सामने आया है, जिसके बाद मुनीर को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। आसिम मुनीर पहले भी कई बार कट्टरपंथी बयान दे चुका है। उसने इसी साल अप्रैल में कहा था कि पाकिस्तान की नींव कलमे पर रखी गई है। हम हर मामले में हिंदुओं से अलग हैं, हमारा धर्म अलग है,
हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारी संस्कृति और सोच अलग है। यही 2 नेशन थ्योरी की नींव थी। इसी के बाद पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था। अब एक बार फिर मुनीर जिस तरह से कलमा पढ़कर जिहाद की बातें कर रहा है, उससे ये कयास भी लग रहे हैं कि पाकिस्तान में लगातार बिगड़ते हालातों को देखते हुए मुनीर कोई बड़ी साजिश तो नहीं रच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सऊदी अरब के रेगिस्तानों की ऐसी काया पलट हुई है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। सऊदी अरब के रेगिस्तान, जहां सिर्फ रेत और गर्मी के अलावा कुछ और महसूस नहीं होता, 30 साल बाद वहां पर अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। नॉर्थ सऊदी अरब में मौजूद रेगिस्तानी पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछ गई है। देखिए इस रिपोर्ट। जहां डेजर्ट सफारी होती है, जहां विशाल रेगिस्तान है, जिस देश की पहचान तपती रेत, रेगिस्तान और भीषण गर्मी है, वहां अचानक बर्फ गिरने लगी है। बर्फबारी की ये तस्वीरें उसी सऊदी अरब की हैं। सऊदी अरब का मौसम लगातार न सिर्फ यहाँ रहने वालों को बल्कि पूरी दुनिया को चौंका रहा है। तेज बारिश और ओलों के बाद अब शुष्क रहने वाले सऊदी का रेगिस्तान बर्फबारी देख रहा है। यहाँ 3 दशक के बाद रेगिस्तान में बर्फ की दीवार खड़ी हो गई है। सऊदी अरब में 30 साल बाद इतनी भारी बर्फबारी हुई है कि सऊदी से लेकर दुबई तक सब कुछ जमा हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी है। जिस रेगिस्तान की मिट्टी अब तक सुनहरी दिखती थी, वो सफेद रंग से रंग गई है। रेत हो या ऊंट, बर्फ से लदे हैं। जहां 6x6 कारें चलती हैं, वहां देखिए बर्फबारी होने के बाद लोग कैसे लुत्फ उठा रहे हैं। आसमान से रुई की तरह गिरती बर्फ आंखों को सुकून दे रही है। बर्फ के बीच लोगों को कैंपिंग करने का मौका मिल गया है। कैंप लगे हैं, बॉनफायर जल रही है, शेख नाच गा रहे हैं और कुदरत अपना करिश्मा दिखा रही है। ये तस्वीर सऊदी की उन वादियों की है जहां कभी रेत के टीले दिखा करते थे। देखिए वहां बर्फबारी से सब कुछ कैसे सफेद हो गया है। ये बर्फबारी जितना आनंद दे रही है, उतने ही मुश्किलें भी वहां बर्फबारी के बाद बढ़ गई। जहां तहां गाड़ियां फंसी हैं, लोग किसी तरह बर्फ से निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। देखिए कैसे गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। बर्फ पर फिसलन बढ़ गई है। लोगों के लिए गाड़ी ड्राइव करना मुश्किल हो गया है, इसलिए रुककर, ठहरकर, मौज मस्ती करते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस नजारे को देख दुनिया हैरान है और वहां मौजूद लोग इससे परेशान कम और आनंदित ज्यादा है। तभी तो कोई बर्फबारी में खेल रहा है, कोई वीडियो बना रहा है। सऊदी अरब के कई इलाकों में हाल के दिनों में सुबह का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। कई जगहों पर हल्की बारिश भी हो रही है, जिसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि सऊदी का ये बदलता मौसम बेशक सबको आकर्षित कर रहा है, सुहा रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये मौसम में एक असामान्य बदलाव है, जिसके बाद मौसम में बढ़ती अस्थिरता के लिए सही कदम उठाने का यही सही समय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।